नमस्कार। आज हम मतंग के बृहदेशी ग्रंथ के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि हमने इस तरह से अपना सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। आमतौर पे प्राचीन काल से लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी का इंटरेस्ट बन जाए, उसको आज के संदर्भ से पीछे 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 ऐसे लेके जाते हैं अपने सिलेबस में। तो इसीलिए हमने BA 3 के सिलेबस में जो वैदिक काल, वेदों की बात की, वैदिक काल में संगीत की, और भरतनाट्य शास्त्र के समय में कैसा था संगीत। तो इस वीडियो में हम मतंकृत बृहदेशी की बात करेंगे, जो कि हमारे BA 2 के सिलेबस में, क्योंकि BA 1 में हम विद्यार्थियों को आज के संगीत की जानकारी देते हैं कि आजकल का संगीत क्या है, आज कौन है प्रचार कर रहे, किन्होंने किताबें लिखी, किन्होंने पुस्तकें लिखी, तो आज के महत्व की बात करते हैं। तो खैर, बहरहाल अब मैं बृहदेशी के बारे में आपको बताता हूं कि इस ग्रंथ का संगीत के हिसाब से क्या महत्व है। इस ग्रंथ के रचयिता मतंग के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कई तो इनका समय 4ठी, 6ठी और 7वीं सदी मानते हैं तथा कई और आगे का काल मानने के पक्ष में। पंडित दिलीप चंद्र बेदी की राय है कि मतंग को 6ठी सदी का माना जाए। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि का विचार है कि मतंग का काल 9वीं सदी के मध्य का मानना अधिक उचित है। मतंग अपने पूर्व लिखित ग्रंथों से पूर्ण रूपेण प्रभावित थे। इन्होंने अपने ग्रंथ बृहदेशी में पहले आचार्यों में से कश्यप, नंदी, कोहल, दतिल, यास्टिक, वल्लभ, विश्वावसु, शार्दुल, विशाखल आदि का उल्लेख भली भांति किया है। मतंग अपूर्ण रचना शक्ति के मालिक थे। कहा जाता है कि मतंग चित्रा वीणा वादन में बहुत निपुण थे। विद्वानों का विचार है कि किन्नरी वीणा का आविष्कार मतंग ने ही किया था। मतंग से पूर्व किसी भी भारतीय वीणा पर पर्दों का वर्णन तक नहीं मिलता। मतंग ने ही सबसे पहले किन्नरी वीणा बनाई और इसकी खोज के साथ ही पर्दों की योजना बनाई, जो कि भारतीय संगीत को मतंग की महान देन। मतंग ने किन्नरी वीणा पर 14 पर्दे बांधे और जरूरत पड़ने पर पर्दों की संख्या 18 कर दी। इस वीणा में मतंग ने केवल 3 तार लगाए, एक बाज का और 2 चिकारी के। मतंग से पूर्व वीणा पर प्रत्येक स्वर के लिए एक अलग तार लगाया जाता था, जिससे वादन क्रिया में बहुत कठिनाई आती थी। केवल बाज की एक तार पर ही 18 स्वर स्थापित करने से प्रत्येक तार के लिए अलग तार की प्रणाली समाप्त हो गई। सितार, दिलरुबा, ताउस, इसराज, सरस्वती वीणा आदि स्वतंत्र वाद्य किन्नरी वीणा के ही विकसित रूप। मतंकृत बृहदेशी भारतीय संगीत का एक विचित्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ द्वारा भारतीय संगीत में एक नया दौर आरंभ होता है। मतंग को नाट्य से जो पृथक करने का, जो संगीत को नाट्य से पृथक करने का श्रेय मतंग को ही प्राप्त है। मतलब संगीत को नाट्य से पृथक करने वाला यह प्रमुख ग्रंथ है, क्योंकि मतंग ने किया था। मतंग से पूर्व भरत ने नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला था। नाटक का जो भी वर्णन किया था वो संगीत को मद्देनजर रख के किया था। आधुनिक उपलब्ध ग्रंथों में से निरोल संगीत साहित्य का पक्ष उभारने वाला सबसे प्रमुख यही ग्रंथ है। इसी कारण संगीत शास्त्र के क्षेत्र में बृहदेशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पूर्व के ग्रंथकारों जैसे भरत, दतिल आदि ने जातियों में ही सब गीत प्रकारों का विभाजन किया है, परंतु बृहदेशी सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें रागों का
इतने विस्तार सहित वर्णन किया हुआ है। इसीलिए रागों के विषय में जैसा प्रचलित है उसी के अनुसार वे उनके लक्षण बताते हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मतंग के समयों में रागों का प्रचार अच्छी प्रकार से समाज में हो चुका था। मतंग ने उन्हीं प्रचलित अथवा देशी रागों के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा। इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ में बृहद रूप से देशी रागों की व्यवस्था की गई है। देशी संगीत साधारण लोगों, स्त्रियों, बच्चों आदि समाज के सभी वर्गों को प्रिय था, इसीलिए इसका नाम देशी संगीत पड़ा। इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि मतंग के समय में न केवल जातियों का स्थान रागों ने ले लिया था, वरन अनेक प्राचीन रागों के स्थान पर कुछ नवीन राग भी प्रचलित हो गए थे। मतंग के मतानुसार जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है तथा स्वर और श्रुतियों से जातियों का जन्म हुआ है। राग जाति की परिभाषा देते समय मतंग लिखते हैं कि स्वरों का ऐसा आकर्षक मेल जो चित्त को प्रसन्नता दे राग कहलाता है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले किसी वीडियो में कि राग शब्द का सबसे पहले मतंग ने ही प्रयोग किया है। वे अपने ग्रंथ में किया है, पहले जाति गायन ही था। वे ये लिखते हैं कि योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषित है रंजको जन चित्ता नाम स राग कथितो बुध। ये उन्होंने राग की परिभाषा की थी। जातियों के विषयों में उन्होंने वे ही 10 लक्षण ग्रह, अंश, तार, मंद्र, षाडव, औडव, अल्पत्व, बहुत्व, न्यास और अपन्यास जो आज भी रागों के हैं बताएं। अनुमान किया जाता है कि जाति गायन भरत मुनि से पूर्व भी प्रचलित था, जो भरत काल में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। कारण कि मतंग के मतानुसार मध्यम ग्राम की जातियों का प्रयोग नाटक के मुख अर्थात आरंभ में, षड्ज ग्राम की जातियों का प्रयोग प्रतिमुख यानी नाटक प्रारंभ होने के उपरांत में, साधारण जातियों का प्रयोग नाट्य के विकास के समय में और पंचम जाति का प्रयोग विकर्ष अर्थात बातचीत के समय में, विमर्श पंचम जाति का प्रयोग विमर्श अर्थात बातचीत के समय में किया जाता था। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, इन्होंने लिखा है कि इनसे पूर्व जातियों के 5 भेद थे, जिन्हें क्रम से शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, गौड़ी और साधारणी कहते थे। परंतु इनके समय में वे 7 हो गए, जिन्हें क्रम से शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, राग जाति, साधारणी, भाषा जाति और विभाषा जाति कहते हैं। इनके मतानुसार शुद्धा और भिन्ना में प्रत्येक के 8-8 भेद हैं। इसी प्रकार गौड़ी के 3, रागों के 8, साधारणी के 7, भाषा के 16 और विभाषा के 12 भेद हैं। इन्होंने अपनी जातियों के नाम भी भिन्न दिए हैं, जो आचार्य भरत मुनि ने दिए थे उनसे हटके इनकी जातियों के नाम हैं। बृहदेशी में यद्यपि अध्यायों की संख्या तो नहीं है, परंतु इसका अंतिम भाग जिसे मतंग ने 6ठा अध्याय कहकर दर्शाया है, से अनुमान लगता है कि इस ग्रंथ को अध्यायों में संपन्न किया गया था। कई विद्वान 6 की जगह 8 अध्याय भी सोचते हैं। इस ग्रंथ की रचना श्लोकों में है और टीका के साथ मिलते जुलते वार्तकाश भी है। इस कारण कई आलोचकों की राय है कि श्लोकों की रचना ग्रंथ का मूल रूप मतंग कृत है, परंतु वार्तकाश किसी अन्य लेखक की। परंतु बहुमत इसी पक्ष में है कि यह ग्रंथ एक ही व्यक्ति की रचना है।
इस ग्रंथ के अन्य प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देशी उत्पत्ति के लक्षण, नाद उत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, 33 अलंकार, गीतियां, जाति, राग, भाषा विभाषा आदि, राग प्रबंध अध्याय आदि। कई लेखकों का विचार है कि इस ग्रंथ में वाद्याध्याय भी अवश्य था, क्योंकि मतंग के पश्चातवर्ती लेखकों ने इन्हें वाद्यों का आचार्य मानकर बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक दृष्टि से वर्णन किया। आचार्य अभिनव गुप्त का कथन है कि मतंग ने बंशी वादन द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस बात से स्पष्ट है कि सुशिर वाद्यों पर भी मतंग को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। नाट्य रत्नावली के लेखक श्री जयसिंह ने अपने ग्रंथ में मतंग के वाद्याध्याय का उल्लेख किया है। बृहदेशी में ग्राम और मूर्छना की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की गई है। यही नहीं बल्कि ग्राम और मूर्छना का वर्णन पूर्ण परिभाषा देकर किया। गंधार ग्राम पर पूरी तरह प्रकाश डाला है। संवादी स्वरों में 9 अथवा 13 श्रुतियों का ही अंतर माना है और विवादी स्वर में 20 श्रुतियों का ही अंतर स्वीकार किया है। और सामगान के प्रारंभिक 3 स्वरों के प्रयोग के संकेत हैं। मतंग के बृहदेशी में दिए बाकी संगीत सिद्धांतों का केंद्र बिंदु महर्षि भरत ही है। कई स्थानों पर तो इन्होंने केवल भरत के कथनों की ही पुष्टि की है। इसके पश्चातवर्ती ग्रंथकारों ने मतंग के मत को बहुत श्रद्धा के साथ अपनाया है। क्यों? क्योंकि मतंग के समय में संगीत का एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। वो तो होना ही था, क्योंकि राग जो सबसे पहले मतंग ही लेके आए थे। राग का प्रयोग, राग शब्द का उल्लेख तक भी। तो इस तरह से बृहदेशी जो ग्रंथ है, इसका हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य स्थान है। तो आज के वीडियो में हमने बृहदेशी का संगीत में क्या महत्व है, मतंग कितने बड़े विद्वान थे वगैरह, इन सब बातों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दूर दूर तक सब्सक्राइब करवाना, ताकि सभी विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनसे लाभ उठा सकें। लाइक करें और नोटिफिकेशंस को पर्सनलाइज से ऑल कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे बेल आइकन को दबा के, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे आए वे आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो आप सभी का दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे और सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।